Hello children, this is the chapter number 4 of your history book. The title of the chapter is Forest Society and today's subtopic is Forest Transformations in Java. This is page number 93. So in this subtopic we will read about Java Island, which is in Indonesia. Java is now famous as a rice producing island in Indonesia, but once upon a time it was covered mostly with forest. The colonial power in Indonesia were the Dutch, and as we will see, there were many similarities in the laws for forest control in Indonesia and India. Like the British, Dutch also wanted timber from Java to build ships. In 16th century, the population of Java was an estimated 3.4 million. There were many villages in the fertile plains, but there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. So children, इस चैप्टर में हम जावा के जंगलों में हुए बदलाव के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर जो जावा है वो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है. यहाँ पर जावा जो है वो एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, जहाँ पर कि राइस प्रोड्यूस होता है. एक ज़माने में यह क्षेत्र जो था वो बहुत ज़्यादा वनों से घिरा हुआ था. इंडोनेशिया में डच का उस वक्त शासन था और जो ब्रिटिशर्स थे उनकी तरह इंडोनेशिया में वो भी चाहते थे कि वो जो है टिम्बर मर्चेंट का काम शुरू करें शिप्स बनाने के लिए. जबकि वहाँ पर आबादी जो थी वो 16th सेंचुरी में 3.4 मिलियन के लगभग थी, और जो हमारा भारत है वहाँ और इंडोनेशिया दोनों ही जगहों पर जो फॉरेस्ट कंट्रोल की शुरुआत हुई वो लगभग जो थे. The woodcutters of Java. The Kalangs of Java were a community of skilled forest cutters and shifting cultivators. They were so valuable that in 1755, when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms. अब जावा के जो वुड कटर्स थे, लकड़हारे थे, उनके बारे में पढ़ते हैं. जावा में कलांग जो समुदाय था वहाँ पर बहुत ही कुशल वुड कटर थे और फॉरेस्ट कटर के लोग थे जो और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले लोग थे. वो इतने उनका महत्व इसी बात से हम समझ सकते हैं कि 1755 में जब माताराम किंगडम जब बट गया तो वहाँ पर 6,000 जो कलांग फैमिलीज थी उनको भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांटा गया. नाउ डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. In the 19th century, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java, restricting villagers' access to forest. As in India, the need to manage forest for shipbuilding and railways led to the introduction of a forest service. In 1882, 280,000 sleepers were exported from Java alone. However, all this required labor to cut the trees, transport logs and prepare the sleepers. The Dutch first imposed rents on land being cultivated in the forest and then exempt some villages from these rents if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. This was known as the Blegdang Dien Steen system. Later, instead for rent exemption, forest villagers were given small wages, but their right to cultivate forest land was restricted. अब 19th सेंचुरी में जब लोगों के साथ साथ कई इलाकों पर भी कंट्रोल करना जरूरी लगने लगा तो डच जो थे उन्होंने जो फॉरेस्ट कंट्रोल कानून था वो उन्होंने लागू करके जो विलेजर्स थे उन पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी. अब भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण के लिए बहुत सारा वन का जो मैनेजमेंट था वो करना पड़ा, वन प्रबंधन करना पड़ा और वन सेवाओं को भी लागू करने की जरूरत हो गई. तो 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 जो स्लीपर थे उनको एक्सपोर्ट किया गया.
जाहिर सी बात थी कि पेड़ काटने और बाकी के लिए जो मेहनत करने के लिए लोगों की आवश्यकता थी, तो डचेस जो थे उन्होंने पहले जो फॉरेस्ट थे उनमें खेती की ज़मीनें जो थी उन पर पहले तो टैक्स लगा दिया, और बाद में कुछ जो विलेजेस थे उनको इस शर्त पर छोड़ दिया कि वो कलेक्टिवली सामूहिक रूप से वो पेड़ काटेंगे और लकड़ी धोने के लिए भैंसे जो है वो फ्री में उनको देंगे। और इस व्यवस्था को ब्लैंक डांग डी एस्टेन सिस्टम के नाम से जाना गया। बाद में जो फॉरेस्ट और जो विलेजर्स थे उनको लगान माफी तो नहीं की गई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उनको वेजेस दिया जाने लगा, मेहनताना दिया जाने लगा, लेकिन जो कंट्रोल था फॉरेस्ट पर वो उन्होंने उनको नहीं दिया और उन पर बैन ही रहा। नाउ सामिन्स चैलेंज। अराउंड 1890s Surontico Samin of Randublating village, a teak forest village, began questioning state ownership of the forest. He argued that the state had not created the wind, water, earth and wood, so it could not own it. Soon a widespread movement developed. Amongst those who helped organize it were Samin's sons-in-law. But 1907, 3,000 families were following his ideas. Some of the Saminists protested by lying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes or fines or perform labor. अब 1890 में जो जंगल थे सागौन के वो रानदू ब्लातुंग गांव के निवासी जो थे सुरंतिको सामिन, उन्होंने जंगलों पर ये जो इन्होंने कंट्रोल कर रखा था उस पर क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि हवा, पानी, जमीन, लकड़ी ये सारे किसी राज्य ने नहीं बनाई है, राज्य की बनाई हुई नहीं है और इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन हो गया और इस आंदोलन में जो सामिन का जो सन इन लॉ था, जो दामाद था, वो ज्यादा सक्रिय था। 1907 तक 3000 लगभग जो फैमिलीज थी वो उनके विचारों को मानने लगे, और जब डच जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिन जो सामिनवादी थे उन्होंने अपनी जमीन पर लेटकर उसका विरोध किया, जबकि दूसरे लोगों ने लगान या जुर्माना भरने से मना कर दिया। Now war and deforestation. The First World War and the Second World War had a major impact on forest. In India, working plants were abandoned at this time and the forest department cut trees freely to meet British war needs. In Java, just before the Japanese occupied the region, the Dutch followed a scorched earth policy, destroying sawmills and burning huge piles of giant teak logs so that they would not fall into Japanese hands. अब युद्ध और वन विनाश ये दोनों का कैसे कनेक्शन था ये देखते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में बहुत असर पड़ा जंगलों पर। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का भारत में जितनी भी योजनाएं थी उनको उन्होंने स्थगित कर दिया और वन विभाग ने अंग्रेजों की जितनी भी जरूरत थी उनको पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काट डाले। जावा पर भी जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, मतलब भस्म करो और भागो। इसके तहत उन्होंने जो मशीनें थी वो और जो टीक के जो पेड़ थे वो उन सब के बड़े बड़े जो लट्ठे थे उनके ढेर इकट्ठे कर उन्हें जला दिए ताकि वो जापानीज के हाथ ना लग पाए और वो उसका फायदा ना ले पाए। नाउ न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री. Since the 1980s, governments across Asia and Africa have begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflicts. Conservation of forest rather than collecting timber has become a more important goal. The government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forest must be involved. अब 1980s तक जो एशिया और अफ्रीका की गवर्नमेंट थी उनको समझ में आने लगा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उसके कारण जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं उन के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में बहुत सारे बीच में टकराव होते हैं। इसलिए उन्होंने वनों से जो टीक वुड प्राप्त होती थी उसके बजाय उन्होंने जो फॉरेस्ट थे उनका संरक्षण करने का लक्ष्य उन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लिया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस एम को हासिल करने के लिए जो वन में रहने वाले जो लोग हैं, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, उनकी हेल्प लेनी होगी।
और मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने उनकी सुरक्षा की। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। So children, here is your chapter number 4, Forest Society is finished. You have to complete this chapter in your fair copy. If you have any problem, you can ask me in doubt class.